This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं इस समय की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेजी जी उपस्थित हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं और रेकी की मास्टर हैं। हमारे बीच में उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बाणवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी जो पहले हम लोगों ने बीएचबी में चैप्टर लिया था उसको पूरा किया है। इसके बाद हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के बीएचबी पर चर्चा कर रहे थे, तो वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुधा पाठक जी के साथ परीक्षण पर। हम लोग परीक्षण पर कुछ बात करेंगे और परीक्षण पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो परीक्षण पहले सेशन लेना। बिल्कुल सर, चैप्टर नंबर 6। ठीक, दोनों आज ही कर देना है। हाँ बिल्कुल। तो सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए मैं उपस्थित साथियों का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एज अ थेरेपिस्ट हमारे लिए हमेशा से ही परीक्षण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है या इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है हमारे थेरेपी का। जब सही ढंग से हम किसी चीज़ का परीक्षण कर लेंगे, किसी भी रोगों का, उसके बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम अपने बीएचबी के परीक्षण बुक से चैप्टर नंबर 6 श्वसन रोगों में परीक्षण, इस पर आज कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे कि श्वसन रोग समझ में आता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, या अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, टॉपिक है। इस टॉपिक पर इस बुक में चर्चा करने से पहले बस 2 लाइन में श्वसन के बारे में रिमाइंडर कराना चाहूँगी। वैसे तो हमें सबों को इसके बारे में मालूम है। तो यह एक जैविक क्रिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली जैविक क्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी ऑर्गेनिज्म छोड़ता है। और इस प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के कारण भोजन का टूटना होता है, यानी ग्लूकोज टूटकर कोशिकाओं के लिए एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, जिस ऊर्जा की वजह से वो अपने शरीर के किसी भी फंक्शन को करता है, अंजाम देता है। इसमें सांस लेना यानी O2 लेना और सांस छोड़ना यानी CO2 छोड़ना आता है। यह पूरा का पूरा प्रोसेस लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और यह सभी जीव के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक इंसान, ह्यूमन बींग, हम भोजन के बिना कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं, पानी के बिना भी हम कुछ समय रह सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि अगर सांस नहीं लेने की नौबत आए, ऐसा हो कि सांस न लेना हो, तो कितने देर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह सिस्टम है, और हमारा यह सिस्टम है और ऑर्गन्स है इसके। ऐसे इसके अगर हम सांस हमें कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ जाए या किसी मजबूरी में ही हो, तो हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन ही डेड हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम इस चैप्टर पर आते हैं। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके फंक्शंस इतने इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्षणों की कमी की वजह से भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसमें होने वाली बीमारी, उसको भी हमें कितने ध्यान से देखना होगा, या उसमें होने वाली बीमारियों का जो परीक्षण होगा उसके लिए हमें कितना कंसंट्रेशन और कितना ध्यान देने की जरूरत होगी, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है या सेगमेंट है, वह है थूक की जांच, थूक या स्पेटम एग्जामिनेशन। तो हम सभी जानते हैं थूक या सलाइवा एक बहुत मामूली सी चीज़ है, जिसको कि कभी भी हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा हो जाने से उसको हम इजी वे में थूक भी देते हैं, थूकना भी कहते हैं, उसको अपने बॉडी से, अपने मुंह से बाहर कर देते हैं। लेकिन जब अगर इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, तब समझ में आता है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके फंक्शन की भी बात करते हैं, तब समझ में आता है। तो सलाइवा हमारे मुंह में हमेशा बनते रहता है, लेकिन उसका फीलिंग भोजन के टाइम में आता है, सिक्रेशन उसका होता है भोजन के टाइम में, या यूं कहें कि भोजन से पहले जैसे उसका स्मेल आता है, या कभी आप किसी
भोजन के बारे में सोचते हैं तभी हमारे मुंह में सिक्रेट्स हो जाता है, या अगर किसी खाने का अगर स्मेल आता है ऐसे समय भी होता है। बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन इसके कंपोजिशन से समझ में आता है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें पानी के अलावा बलगम, एंजाइम्स, प्रोटीन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसके फंक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये निगलने में काम आता है, साथ साथ दांतों की सुरक्षा करता है, और इसके बाद कीटाणुओं से बचाने में, हमारे मुंह में कोई कीटाणु चले जाए इससे भी बचाने में मदद करता है। तो थूक अथवा सलाइवा, किंतु यहाँ इसका असली उद्देश्य इस स्राव की सांस, ये तो हमने इसके फंक्शन और इसके कंपोजिशन के बारे में बताया, लेकिन इसका जो इसमें है एग्जामिनेशन में क्या इसका वैल्यू है इसके बारे में बताया गया है कि उस स्राव थूक के जांच में जो श्वास नली ट्रैकिया को नम बनाए रखता है, और खांसने पर फेफड़े, ब्रोंकाई एवं सांस नली से बलगम के रूप में निकलता है। जब काफी ये हो जाता है, हमें बलगम हो जाता है, खांसते हैं, तो हमारे सांस नली से बलगम के रूप में निकलता है। अतः स्पुटम की जांच श्वास नली, ब्रोंकाई तथा फेफड़ों के इन्फ्लेम्ड होने पर ही करवाई जाती है। नॉर्मल वे में इसका नहीं किया जाता है जब तक कि सांस नली या ब्रोंकाई या फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेम्ड ना हो जाए। ऐसे कंडीशन में खांसी आना कफ सहित या कफ रहित लक्षण स्वयं में श्वसन तंत्र का रोगग्रस्त हो जाने का परिचायक है। तो नॉर्मल वे में तो खांसी आएगा नहीं, अगर कभी कभार आता भी है तो एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर लगातार आता है तो यह बताता है कि कफ सहित या कफ रहित लक्षण है, जो स्वयं में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोगग्रस्त होने का सबसे पहला परिमाण है। मतलब हमारे बॉडी को अलर्ट कर रहा है कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किंतु थूक की जांच से श्वसन तंत्र की ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोकोकस एवं डिप्थीरिया के बैक्टीरिया में मौजूद रोग का निदान में सहायक होता है। तो जैसे कि इसमें हम ये समझ रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस समझ रहे हैं, न्यूमोकोकस समझ रहे हैं, डिप्थीरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें नाक और गला इस रोग में प्रभावित होता है। तो इसकी मौजूदगी, इन सभी बीमारी में बैक्टीरिया की मौजूदगी रोग का निदान करने में सहायक होती है इसके इन्वेस्टिगेशन से। इसी बलगम में श्वसन तंत्र के कार्सिनोमा की कोशिकाएं भी पाई जाती है। और इतना ही नहीं, अगर इसको नहीं ध्यान दिया जाए या ज्यादा एग्जरेट हो जाता है ये, तो ऐसे कंडीशन में कार्सिनोमा लेवल तक भी पहुंच जाता है। तो उस लेवल, कार्सिनोमा लेवल तक के भी इन्वेस्टिगेशन में उसकी कोशिकाओं में यह पाया जाता है। तो इसका जैसे कि बताया गया कि इसका आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे। थूक की जांच के बाद एक्सरे, रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट है एक्सरे छाती का, चेस्ट का। श्वसन तंत्र के रोगों में के निदान के लिए एक्सरे चेस्ट अत्यंत सहायक परीक्षण है। अतः रेडियोलॉजिस्ट रोगी का एक्सरे करने से पूर्व मशीन से स्क्रीनिंग कर लेते हैं। श्वसन से संबंधित सभी अंगों के मूवमेंट और एक्सपेंशन, विशेषकर डायफ्राम एवं फेफड़ों में मौजूद डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, कितनी डिग्री तक वह नॉर्मल है उसका एक्सपेंशन। डायफ्राम का हम जानते हैं कि वह ऊपर नीचे करते रहता है सांस लेने के टाइम में, तो वह कितनी डिग्री तक नॉर्मल है इसको हम इस एक्सरे से जान सकते हैं। हृदय एवं एरोटा में पल्सेशन, हृदय एवं एरोटा में पल्सेशन और अस्थि पंजर, हमारे रिब केज का संकुचन एवं फैलना, विशेषकर सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारे योगा और प्राणायाम में भी ये कैपेसिटी तक हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं, सांस को फुला सकते हैं या सांस को अपने अंदर रोक कर रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब इसमें एब्नॉर्मलिटी आती है तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है कैसे, एक्सरे, छाती का एक्सरे करके इसको हम समझ सकते हैं। फिर श्वसन तंत्र के अंग जो एक्सरे किए जाते हैं उसमें आता है छाती का अस्थि पंजर के मध्य में स्थित ऊतकों, उनके टिश्यूज, लिम्फ नोड, रक्त वाहिनियों, नर्व्स और प्लूरा के द्वारा दाएं और बाएं हिस्सों में जो विभाजित होता है, जिसके केंद्र में श्वास नली, ट्रैकिया और उसके पीछे भोजन नली स्थित होते हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे श्वास नली के दोनों साइड में ट्रैकिया और दोनों साइड में ट्रैकिया और उसके पीछे साइड में एजोफंगस जो स्थित होता है उसके कंडीशन को भी हम देख सकते हैं। एक्सरे में सबसे अधिक उभरते अंग पसली, रिब्स, स्टर्नम, फेफड़े या ट्यूबेकुलर मार्किंग, हृदय एवं डायफ्राम दिखाई पड़ते हैं। यह भी देख सकते हैं कि कहाँ ज्यादा कफ है, कहाँ कम कफ है, किस जगह पे ज्यादा कफ की अधिकता की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें एक्सरे में नजर आती हैं। श्वसन नली का केंद्र में स्थित होना दर्शाता है कि दोनों फेफड़े वजन में बराबर हैं। श्वसन नली का केंद्र में अगर सही ढंग से एजोफेगस अगर सही ढंग से ये है
सिचुएटेड है, तो ये दिखाता है कि दोनों फेफड़े के वजन में बराबर हैं। एक फेफड़े का यदि एक लोब्स भी कोलैप्स कर जाता है, अपनी जगह पर से कोलैप्स कर जाता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो ट्रेकिया स्वस्थ फेफड़े की तरफ झुक जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रेकिया बीच में बैलेंस के कंडीशन में बीचों बीच था, वह ट्रेकिया जिस तरफ का लंग स्वस्थ है उसकी तरफ वह झुक जाती है। डायफ्राम में सामान्यतः दाहिना डोम बाएं से ऊंचा रहता है और बाएं डोम की सतह पर हृदय रखा रहता है। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि डायफ्राम में सामान्यतः दाहिना डोम जो होता है वह बाएं से ऊंचा होता है और बाएं डोम की तरफ ही हमारा हार्ट रखा होता है, सिचुएटेड होता है, उसमें लोकेटेड होता है। स्क्रीनिंग में दाहिने डोम प्रत्येक श्वसन से लगभग 3 to 4.5 सेंटीमीटर उठता और गिरता रहता है। स्क्रीनिंग में जब वो स्क्रीनिंग करते हैं उसका देखते हैं, तो ऐसे में वह श्वसन के समय में दाहिना डोम 3 to 4.5 सेंटीमीटर ऊपर उठता गिरता दिखाई देता है। इसी प्रकार छाती का पिंजरा रिब भी फूलता और पिचकता दिखाई देता है। एक तो सांस लेते हैं तब भी होता है, नॉर्मल कंडीशन में भी योगा करते हैं तब भी होता है, और अगर एक्सरे लेते हैं और कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो एबनॉर्मलिटी किस कंडीशन में किस लेवल तक है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिब केज फूलता और पिचकता है। एक्सरे के द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब तो हमने अभी तक एक्सरे देखा, लेकिन एक्सरे में जो हमें डायग्नोस होता है, हमें जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम श्वसन तंत्र के रोगों को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटाइटिस और ब्रैंकियल अस्थमा एवं ब्रैंकियल कार्सिनोमा। रोगों में मुख्यतः ब्रोंकाई की आउटलाइन की कंटिन्यूटी जांच की जाती है। इन सभी बीमारियों में मुख्यतः ब्रोंकाई की जो आउटलाइन की कंटिन्यूटी होती है, ब्रोंकाई की जो आउटलाइन उसकी जो लाइनिंग होती है उसकी कंटिन्यूटी किस लेवल पर है, एबनॉर्मल है या सही है, यह जांच की जाती है। इसके पश्चात लंग एल्वेलाई का आकार एवं साइज भी अक्सर सामान्य से अधिक फूली मिलती है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो ऐसे में लंग्स के एल्वेलाई का भी आकार और साइज, उसका जो शेप साइज होता है वह भी एबनॉर्मल होती है, सामान्य से अधिक फूली हुई मिलती है। फिर इसमें आता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जो पहला कंडीशन है उसमें ब्रोंकाइटिस। ट्रैकिया विभाजित होकर ब्रोंकाई देती है जो पुनः 11 बार विभाजित होती है। तो ट्रैकिया को विभाजित होता है वो ब्रोंकाई, ट्रैकिया को विभाजित करने से ब्रोंकाई मिलती है और वह फिर ब्रोंकाई 11 बार में डिवाइड होती है। लंग्स एल्वोलाई तक पहुंचती है। एक्सरे में ब्रोंकाई एवं उसकी शाखा विशाखाओं के एंडोथेलियल सतह तरंग की भांति उठती गिरती दिखाई देती है। तो एंडोथेलियल एक बड़ा अंग है जो शरीर में रक्त को सुचारू रूप से पूरे शरीर में फैलाता है। तो एंडोथेलियल के, तो ये इसमें बताने का है कि एक्सरे में ब्रोंकाई और उसकी शाखाएं विशाखाओं में एंडोथेलियल सतह, वह जो हमारा बड़ा अंग है जो ब्लड को सही ढंग से पूरे बॉडी में फैलाता है, उसके कंडीशन को भी देखता है। वह उसमें यह दिखाता है कि उसकी जो तरंग है किस भांति से उठती गिरती दिखाई पड़ती है। और ल्यूमेन, जो कि ल्यूमेन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का हमारे बॉडी में किसी भी पाइप का या ट्रैकिया का या कोशिका के अंदर की जो खाली स्थान होती है जिसमें कोई फ्लूइड या भोजन जिसके थ्रू होकर गुजरता है वो ल्यूमेन कहलाता है। तो ल्यूमेन का डायमीटर सामान्य से कम होगा। इन्फ्लामेशन विथ एडिमा, अगर एडिमा मतलब सूजन के कंडीशन में, अगर सूजन की कंडीशन होगी तो इसमें ल्यूमेन का आकार जो होता है वह सामान्य से कम नजर आएगा। फिर ब्रोंकियोटाइटिस, इस रोग में एक्सरे में ब्रोंकाइल ल्यूमेन असामान्य रूप से अधिक मिलता है। ब्रोंकाइटिस में हमने देखा कि असामान्य रूप से कम रहता है और ब्रोंकियोटाइटिस में ब्रोंकाई ल्यूमेन असामान्य रूप से अधिक मिलता है। अतः ब्रोंकाई का आकार सिलिंड्रिकल, फ्यूजिफॉर्म तथा सेक्युलर मिलता है। इसके अधिकतर निम्न कारण होते हैं: पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियोन्यूमोनिया, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, और इसके फैलने के कारण रोगी को सामान्य मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है। चूंकि सामान्य मात्रा से ज्यादा इसका आकार बड़ा रहता है, तो जब एबनॉर्मलिटी होती है तो इसकी कंडीशन में जब ये फैलता है तो रोगी को सामान्य मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है। फिर तीसरा है ब्रोंकियल अस्थमा। यह दशा एपिसोड्स में आती है। ब्रोंकियल अस्थमा रेगुलर नहीं होता है, इन दोनों कंडीशन की तरह रेगुलर नहीं होता है, कंटिन्यूटी में नहीं होता है, बल्कि यह एपिसोड्स में आती है, कुछ देर आने के बाद फिर रुक कर फिर आती है। जिस समय अस्थमा का अटैक आता है,
कहने का मतलब जो अस्थमा का अटैक आता है तब यह एपिसोड्स के रूप में आती है। अस्थमा का अटैक आता है रोगी की ब्रोंकाई संकुचन स्पैम के कारण, ब्रोंकाई के स्पैम के कारण उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, उसका जो आकार अंदर की जो ये होती है आकार होता है वो छोटा हो जाता है और म्यूकल सिक्रेशन और एडिमा दशा को चिंताजनक बना देता है। ये ब्रोंकाई के संकुचन के कारण उसमें म्यूकल सिक्रेशन और एडिमा की वजह से उसका जो रोगी का जो कंडीशन होता है वह उसमें चिंताजनक हो जाता है, मतलब ध्यान देने लायक हो जाता है। इन अटैक के आते रहने के कारण एक्सरे में लंग्स एल्वोलाई फैले हुए मिलते हैं, और अगर बार बार ये अटैक आते रहता है तो ऐसे कंडीशन में जब एक्सरे लिया जाता है तो लंग्स का एल्वोलाई फैला हुआ मिलता है, सामान्य से ज्यादा फैला हुआ मिलता है, और इन एल्वोलाई में सिक्रेशन भी भरा रहता है। एडिमा मतलब उसमें फ्लूइड भी आवश्यकता से मतलब सामान्य माप से ज्यादा उसे भरा रहता है, जिसके कारण लंग्स एल्वोलाई भी फैला हुआ रहता है। फिर है चौथे नंबर पर है ब्रेंकियल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा को हम जानते ही हैं कैंसर के टर्म में यूज किया जाता है। यह रोग ब्रोंकस के ल्यूमन को अवरुद्ध करता है। एक तो हमने देखा था ब्रेंकियल अस्थमा में चाहे ब्रोंकोटाइटिस में फैला हुआ मिलता है, और ब्रेंकियल कार्सिनोमा के केस में ब्रोंकस के ल्यूमन अवरुद्ध पाया जाता है, जिससे कि वायु अल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाती है। सांस लेने का काम लंग्स की का जो ये होता है बनावट होती है अल्वेलाई, और उसी में क्या होता है कि हवा नहीं पहुंच पाती है, वायु नहीं पहुंच पाती है। तो ये तो अपने आप में एक चिंताजनक कंडीशन है, बीमारी का कारण है। एक्सरे में उपरोक्त वर्णित सभी परिवर्तन मिलते हैं। जब ब्रोंकियल कार्सिनोमा होता है ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट का एक्सरे कराया जाता है तो ये सारे परिवर्तन, ये ऊपर में जितने हमने देखा था ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएटिस और ब्रोंकियल अस्थमा, ये कंडीशन तो मिलेंगे ही। इसके अलावा ये सभी मिलते हैं, ये मिलकर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा का कंडीशन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ब्रोंकोस्कोपी द्वारा ब्रोंकाई का परीक्षण ब्रोंकियल कार्सिनोमा के रोगी में सर्जरी की सहायता के लिए की जाती है। तो ब्रोंकियोस्कोपी, जैसे कोलोनोस्कोपी हमने सुना है, फिर एंडोस्कोपी सुना है, ऐसे ही ब्रोंकियोस्कोपी भी होता है। ऐसे कंडीशन में ब्रोंकियल कार्सिनोमा के केस में सर्जरी की सहायता के लिए ब्रोंकोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। उसके बाद है ब्रोंकोग्राफी। ब्रोंकोग्राफी द्वारा संपूर्ण श्वसन तंत्र की जितने पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ही हवा के आने जाने का मार्ग कहीं भी अगर अवरुद्ध हो तो यह जानने के लिए यह ब्रोंकोग्राफी किया जाता है। लेकिन इसको यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि यह एक पुरानी रेडियोलॉजिकल जांच का सिस्टम है। आजकल इसके जगह पर सीटी स्कैन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से समझ में आता है ब्रोंकियल कार्सिनोमा के कंडीशन में सीटी स्कैन को, ब्रोंकोग्राफी की जगह पर सीटी स्कैन को प्राथमिकता दी जाती है। फिर दूसरा है फेफड़े के रोग। ये तो हमने देखा था, अभी तक हमने देखा ट्रेकिया और ब्रोंकाई से रिलेटेड रोग। अब है फेफड़े का रोग। इसमें है डिजीज ऑफ लंग्स टिश्यू, कंजेशन, एडिमा, कॉन्सोलाइडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस और इम्फेसिमा। उपरोक्त सभी नाम रोगग्रस्त फेफड़े की स्थिति को बयान करते हैं। ये सभी जितने भी बीमारी का यहाँ नाम लिया गया सभी लंग्स के रोग का या फेफड़े के रोग के बारे में ही बताया गया है। तो एक एक को हम दो लाइन में देखते हैं। कंजेशन अर्थात कम स्थान में अधिक लोग। कंजेशन मतलब हम वैसे भी जानते हैं कि किसी भी चीज को टाइट कर देना, या कंजेशन बोलते हैं चेस्ट में कंजेशन है, दबाव है या भारीपन है, एब्डोमेन में कंजेशन है। तो ऐसे में क्या है कि इसको एक तरह से समझाया गया कि कम स्थान में अधिक लोग। लंग्स एल्वोलाई वायु के अलावा तरल से भी आच्छादित या इनफिल्टर्ड है, अतः आदान प्रदान हेतु कम वायु उपलब्ध होता है। कम जगह में ज्यादा टाइटनेस रहता है, इसकी वजह से वायु भी कम उपलब्ध हो पाता है। यह एक इन्फ्लामेटरी स्थिति है। इसमें एल्वोलाई की एपिथेलियम स्राव देने लगती है। एल्वोलाई की एपिथेलियम ही सिक्रेशन होने लगता है, और यही एपिथेलियम जब फूल का एडिमा मतलब किसी भी चीज का मतलब अधिक जल की अधिकता की वजह से स्राव का हो जाना अगर होता है, एडिमा होता है, फूल का एडिमा की कंडीशन आ जाता है, तो उसमें स्वभावतः क्या होता है, चिपकना, स्टिकी इन ट्रांसिकियस बना देता है, चिपचिपा हो जाता है इसका स्वभाव। और ये कॉन्सोलाइडेशन, इस दशा को कॉन्सोलाइडेशन कहते हैं। मतलब एक तो वो श्राव है सिक्रेशन, वो ही हल्का चिपचिपा होता है, लेकिन जब जो कॉन्सोलाइडेशन वाले कंडीशन में वो और चिपकने वाले कंडीशन में आकर ठोस के रूप में परिवर्तित, पूरी तरह ठोस तो नहीं होता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। फिर अगर अतः एक्सरे में फेफड़ों की सामान्य बनावट
सामान्य बनावट ट्रेबेकुलर मार्किंग नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे कंडीशन में जब कंसोलिडेशन वाली स्टेज आ जाता है, तो ऐसे में जब एक्सरे होता है तो फेफड़े की सामान्य बनावट ट्यूबरकुलर ट्रेबेकुलर मार्किंग नहीं दिखाई पड़ता है असामान्य अवस्था होने पर, बल्कि संपूर्ण लोब या फेफड़ा क्षेत्र काला ट्रांसलूसेंस लो दिखाई देता है। पूरा का पूरा लोब, फेफड़े का जो लोब है या जो दो लोब होता है, लोब या पूरा का पूरा फेफड़ा ही काला दिखाई देने लगता है। कैविटेशन, उपरोक्त स्थितियां यदि इलाज न मिलने पर या उचित रोग निदान न होने के कारण जब रोगाणु शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलर बैसिली, तो वे फेफड़े के ऊतकों का ही भक्षण करने लगते हैं। जब बाहर से इन्वेडर अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में वह फेफड़े के टिश्यू का ही भक्षण करने लगते हैं, उनको ही रोगग्रस्त करने लग जाते हैं। ऐसे में एक्सरे में एक बड़ी या एक छोटी कैविटी साफ दिखाई पड़ती है। तो जो अफेक्टेड रहता है वो छोटी, और जो अफेक्टेड नहीं है वो नॉर्मल यानी बड़ी दिखाई देता है, कैविटी साफ दिखाई देती है। कैविटी के स्थान पर ऊतक की मोटाई कम होने के कारण कैविटी का क्षेत्र सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा कम ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है, जैसे कि धब्बा हो। इस तरह से जब कैविटी साफ नहीं दिखाई देती है तो ऐसे दिखाई देता है, जैसे मोटाई कम होने की वजह से उसमें दिखाई देता है ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी कम होता है, जिसकी वजह से वो दिखाई देता है, लगता है ऐसे कि उसके अंदर धब्बे की तरह प्रतीत होता है वह। एमोबिक एब्सेस की कैविटी में पस भरा रहता है। ऐसे कंडीशन में जो एमोबिक एब्सेस जो घाव हो जाता है उसकी कैविटी में पस भरा रहता है, जिसकी वजह से ही उस कैविटी की मोटाई कम लगती है और धब्बे की तरह पारदर्शी होता है, कम ट्रांसलेंट होता है और वह धब्बे की तरह प्रतीत होता है। फिर है कोलैप्स अर्थात गिर जाना। लंग्स एल्वोलाई अगर चिपक जाए, एक फेफड़ा या एक फेफड़े का एक खंड दूसरे से चिपक कर सूखे झाड़ की भांति लटक जाए, ये कंडीशन आगे का दिखा रहा है, जबकि शुरुआत में ही सही ढंग से डायग्नोस नहीं हुआ है और रोग अगर बढ़ गया हो। तो ऐसे में लंग्स एल्वोलाई एक दूसरे से चिपक जाते हैं या कोलैप्स वाले कंडीशन, लंग्स कोलैप्स वाले कंडीशन आ जाते हैं, जिसमें इसमें होता क्या है कि फेफड़े का एक खंड, दो लोब है, एक लोब दूसरे से चिपक कर सूखे झाड़ की भांति लटक जाता है और फेफड़ा निष्क्रिय हो जाता है और उसकी ओर अस्थि पिंजर एक्सरे में खाली दिखाई पड़ता है, उसके जो रिब केज है वह खाली दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन सिर्फ बीमारी के कंडीशन में नहीं होता है, बल्कि जन्म के टाइम में भी होता है। जन्म के टाइम में ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लोब्स चिपके हुए होते हैं, तो इसी वजह से जब अचानक वो उसका जन्म होता है और उसमें जब ऑक्सीजन वायु उसके नाक से होते हुए उसके लंग्स में जाती है तो वो चिल्लाता है। तो उस कंडीशन में भी ये लोब्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो दूसरा उसके बाद है फाइब्रोसिस। ये तो हमने कोलैप्स देखा था। नेक्स्ट है फाइब्रोसिस अर्थात इंजर्ड या इन्फेक्टेड फेफड़े में ऊतक अपनी भरी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं पैदा कर पाने में अक्षम होता है। जब फेफड़े के ऊतक में टिश्यूज में जल भरा रहता है तो ऐसे कंडीशन में नई कोशिकाएं नहीं बन पाती। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हमेशा कंटिन्यूअसली कभी रुकता नहीं है, टिश्यूज सेल्स बनते हैं और खत्म होते हैं, मरते हैं और बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नई कोशिकाएं नहीं पैदा हो पाती हैं और खराब कोशिका वहां पर डेवलप्ड होती रहती हैं। अतः उनका स्थान निष्क्रिय ऊतक ही ले लेते हैं, नॉन एक्टिव ऊतक टिश्यूज हैं वही ले लेते हैं। एक्सरे में यही क्षेत्र सामान्य कोशिकाओं के आकार में दिखाई पड़ने के कारण अनियमित और संकुचित दिखाई पड़ता है। और जब यह नॉन एक्टिव ये टिश्यूज जब एक्सरे में नजर आते हैं तब यही अपनी ये की वजह से, नॉन एक्टिविटी की वजह से सामान्य कोशिकाओं के आकार में दिखाई देते हैं और में दिखाई पड़ने के कारण अनियमित और संकुचित दिखाई देते हैं, नैरो नजर आते हैं। फिर एम्फेसिमा अर्थात तीसरा कंडीशन है एम्फेसिमा अर्थात जो वायु एक बार एल्वोलाई में प्रवेश कर एल्वोलाई के संकुचन क्षमता के समाप्त हो जाने के कारण वही ट्रैप हो जाती है। तो हम जानते हैं हमारा लोब्स हमेशा फैलता और सिकुड़ता रहता है, संकुचित होता रहता है, फैलता रहता है। लेकिन जब उसके एल्वोलाई में कमी की वजह से, नॉन एक्टिव की वजह से, उसके टिश्यू के नॉन एक्टिव होने की वजह से एल्वोलाई में जब एक बार वायु प्रवेश कर जाती है तो उसके जब संकुचन होगा तब तो फिर वो बाहर की तरफ आएगी, लेकिन वो जब क्षमता घट जाती है तो उसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। और प्रत्येक इंस्पिरेशन में हवा की मात्रा बढ़ने के कारण, और जब वो अंदर ट्रैप रहता है फिर उसके बाद निकल नहीं पाता है तो फिर बार बार
सांस तो हवा तो अंदर जाएगी, लेकिन जब वो बाहर निकल पाता है तो इस ऐसे कंडीशन में फेफड़े में हवा की मात्रा बढ़ते जाती है। और इस तरह से अधिक जब हवा फैल जाती है, बढ़ जाती है, तो उसका आकार सामान्य से ज्यादा फैल जाता है। इस प्रकार एल्वेलाई में गैसों के आदान प्रदान हेतु नई वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। जो वायु घुस गया है, जो हवा है उसके अंदर, वही बाहर नहीं निकल पाती है, तो नई हवा वो बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर नहीं जा पाती है। एक्सरे में फेफड़ों की एल्वेलाई बृहत आकार की इसी वजह से, जब उसके अंदर हवा भरने की वजह से और हवा के बाहर नहीं निकलने की वजह से ही फेफड़े की एल्वेलाई अपने आकार से बड़ी दिखाई देती है। तीसरे नंबर पर है प्लूरा के रोग। ये तो हमने लंग्स का देखा था, इससे पहले हमने ब्रोंकाई का देखा था। फिर तीसरे नंबर है प्लूरा के रोग। प्लूरा दो परतों की सुरक्षा मेम्ब्रेन है। प्लूरा दो परतों के बीच में हमारे लंग्स के जो परत है, जैसे कि हमने हार्ट में भी देखा था, पेरिकार्डियम उसके लेयर को कहते हैं, ऐसे ही प्लूरा लंग्स के दो परतों के बीच के मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो दोनों परतों पर मरी होती है, दोनों फेफड़ों पर मरी होती है। दोनों परतों के मध्य पतली जगह प्लूरल कैविटी कहलाती है। इसके परतों में स्रावित प्लूरल तरल, तो कभी भी किसी भी कैविटी के बीच में उसके प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड भरा रहता है। तो जब प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए भी यह काम आता है, तो ऐसे में वह फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड कहलाएगा, जो एक्सरे में दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसके कॉमन रोग हैं। तो प्लूरा से रिलेटेड रोग जो कि एक्सरे में दिखाई नहीं देता है, प्लूरल फ्लूइड, और उससे जो बीमारी होती है उसमें कॉमन है प्यूरिसी और प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन और न्यूमोथोरेक्स। तो अब प्यूरिसी क्या है उसको देखते हैं। प्यूरिसी अर्थात प्लूरल परतों का संक्रमण, जिसमें परतों के मध्य का तरल कम हो जाता है, सूख जाता है, और आपस में घर्षण करने पर रोगी को वेदना होता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे नी जॉइंट में जब साइनेबल फ्लूइड जब खत्म हो जाता है या सूखने लगता है, तो ऐसे में ही कटकट की आवाज होती है और रोगी को दर्द होता है। तो ठीक इसी तरह का यहाँ भी कंडीशन होता है। जब दोनों परतों की प्लूरल कैविटी के बीच का जो प्लूरल फ्लूइड है वो जब सूख जाता है, तो वह आपस में घर्षण की वजह से रोगी को समय समय पर जब वो खांसता है या इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो काफी दर्द होता है। अच्छी एक्सरे प्लेट के अनुभवी परतों की मोटाई के अनुमान लगा लेते हैं। मतलब अच्छे कंडीशन में अगर एक्सरे अच्छे मशीन से अगर होता है तो यह इस रोग के कंडीशन को, ये लेवल को का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे नंबर पर है प्लूरल इन्फ्यूजन, अर्थात संक्रमित प्लूरल परतें अत्यधिक स्राव पैदा करती है। एक में तो स्राव कम हो गया, दूसरे में अत्यधिक स्राव पैदा करती कर प्लूरल कैविटी में सामान्य से अधिक स्राव को भर देती है। इस दशा में अत्यधिक तरल कॉस्टोफेनेरिक एंगल पसलियों एवं डायफ्राम से मिलने से बना हुआ जो एंगल होता है, पसली और डायफ्राम के मिलने से जो एंगल बनता है, उसमें क्या होता है, तरल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह भी एक्सरे में नजर आता है। फिर तीसरी बीमारी है न्यूमोथोरेक्स, अर्थात प्लूरल कैविटी में हवा, जब इम्फाइजिमा के रोगी में कोई एल्वेलाई अत्यधिक फैलकर फट जाती है। जब इम्फेजिमा के रोगी में कोई भी एल्वेलाई अत्यधिक मात्रा में, उसमें जब हवा बहुत ज्यादा भर जाता है, उसकी वजह से जब फट जाता है, तो उसके मार्ग में हवा प्लूरल कैविटी में जमा होने लगती है। तो उस एल्वेलाई जो फट गया है उसके मार्ग से हवा आकर प्लूरल कैविटी में जमा होने लगती है। इस स्थिति को एक्सरे के में परतों के मध्य सामान्य से अधिक स्पेस देकर अनुमान लग जाता है। तो यह कंडीशन भी हमें एक्सरे में सही ढंग से इसका भी अनुमान लग जाता है। प्लूरल बायोप्सी, प्लूरा के रोगों को पहचानने के लिए प्लूरल बायोप्सी को रिकमेंड किया जाता है। विशेषतया संक्रमण का प्रकार जानने के लिए प्लूरल फ्लूइड निकल सकता है, तो पहले उसी का रासायनिक और माइक्रोस्कोपिक अध्ययन द्वारा रोग का निदान हो सकता है। तो सबसे पहले प्लूरल बायोप्सी में प्लूरल फ्लूइड को निकाल करके, प्लूरल फ्लूइड के थ्रू ही रासायनिक और माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करके उसके रोग के निदान तक हम पहुंच सकते हैं। फिर डायफ्राम के रोग है हिक कफ, अर्थात डायफ्राम के स्पैमोडिक कॉन्ट्रैक्शन। हिक कफ अर्थात डायफ्राम के स्पैमोडिक कॉन्ट्रैक्शन जो स्वस्थ अवस्था में फ्रेनिक नर्व्स के स्टिमुलेट होने से होता है, अर्थात ब्रेन स्टेम का संक्रमण, डायफ्राम का संक्रमण, पेरिटोनियम का संक्रमण तथा यूरीमिया जैसी दशाओं में होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में डायफ्राम के स्पैमोडिक कॉन्ट्रैक्शन देखे जा सकते हैं।
तो ये हम देख रहे हैं कि डायफ्राम से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम के बारे में हम इस ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगाकर उसका निदान कर सकते हैं। फिर दूसरा है हिक कफ के अलावा डायफ्राम का दूसरी बीमारी है पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, अर्थात फेनिक नर्व का निष्क्रिय हो जाना। स्क्रीनिंग में यह दशा पैराडॉक्सियल मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अर्थात इरेगुलर से पहचान की जाती है। जब डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है नॉर्मल नहीं होकर इरेगुलर हो जाता है, इसकी अवस्था में इसकी ऐसे कंडीशन में फ्रेनिक नर्व निष्क्रिय हो जाता है, तो इसकी पहचान की जा सकती है। रोगी को खांसने के लिए कहा जाता है, इसकी पहचान के लिए जब डायफ्राम का मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है तो इसकी पहचान के लिए रोगी को खांसने के लिए कहा जाता है। और जब डायफ्राम को जब ऊपर उठना चाहिए तो वह नीचे की ओर गिरता है। भार अधिक होने की वजह से वह भार अधिक होने की वजह से निष्क्रिय होने की वजह से वह जब ऊपर जाना चाहिए तो डायफ्राम ऊपर नहीं जाकर नीचे की तरफ आता है, और जब डिसेंडिंग डाउन होना चाहिए तो वह राइज अप होता है। जब उसको नीचे आना चाहिए तब ऊपर जाता है, और जब ऊपर आना चाहिए डायफ्राम को ऐसे कंडीशन में नीचे जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए होती है कि उसका फ्रेनिक नर्व भी निष्क्रिय हो जाता है। और इसी कंडीशन को पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम के कैटेगरी में रखते हैं। सामान्यतः इंस्पिरेशन में डायफ्राम बल्ज अप एंड एक्सपिरेशन में डिसेंडिंग डाउन होता है। तो यह डायफ्राम के फंक्शन को बताया गया है। टर्म इसका कुछ बायोलॉजिकल है, मेडिकल टर्म है कि इंस्पिरेशन में डायफ्राम बल्ज अप होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तथा एक्सपिरेशन में डिसेंडिंग डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है। इसके बाद इसी ये में चैप्टर में थूक का परीक्षण, ये तो हमने देखा था लंग्स, एल्वेलाई, इन सबों के बारे में, ब्रोंकिया, इस सारे के परीक्षण के बारे में देखा है। अब इसमें स्पेसिफिकली थूक के स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन के बताया गया है। तो थूक क्या है ये तो हमने पहले ही इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि सलाइवा है, इसके अंदर कितने सारे मिनरल्स, प्रोटीन से सभी पाए जाते हैं। थूक मुंह में उत्सर्जन होने वाला स्राव है जो दो निम्न स्रोतों से बनता है। पहला सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड से बनता है, वहां पर सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा का सिक्रेशन होता है या बनना होता है, वह 50 to 75% होता है। और म्यूकस फ्रॉम म्यूकस सेल लोकेटेड इन एपिथेलियम ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के में पाए जाने वाली एपिथेलियल सेल्स, जानते हैं सारी जितने भी ये हैं कैविटी नहीं, जितने बॉडी पार्ट्स है उसमें एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ओरल कैविटी में पाए जाने वाली एपिथेलियल सेल्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि फेरिंग्स और लेगिंग्स और ट्रैकिया, इन सबों में पाए जाने वाले जो म्यूकस सेल्स होते हैं उनसे सिक्रेट होने वाले म्यूकस, तो दो तरह से हो गया। इस पहला हो गया सलाइवा 50 to 75% और म्यूकस, तो यह 50 to 75 मीन्स 25 to 100% में ये आ जाएगा म्यूकस। फिर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में थूक की मात्रा आवश्यकता अनुसार ही बनती है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, जितनी जरूरत होती है उतनी बनती है। और स्पुटम का कार्य है मुख गुहा एवं श्वसन अंगों को उसमें नमी बनाए रखना, अतः स्वस्थ व्यक्ति को थूकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एक नॉर्मल ह्यूमन में जरूरत से ज्यादा बनेगा नहीं जिससे कि वो उसको बाहर करने की, डिस्कार्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असामान्य दशाओं में थूक की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को थूक निगलना पड़ता है या बाहर डिस्कार्ड करना पड़ता है। ऐसी दशाएं अधिकतर मुख एवं श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। ये दशा जबकि थूक को बाहर फेंकना पड़ता है, यह ऐसे कंडीशन में होता है जब मुख या श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी हो। थूक परीक्षण हेतु रोगी को 24 आवर के लिए घर, अस्पताल में लेटना बैठना आवश्यक है। तो यह स्पेशल एक बात बताया गया कि स्पुटम टेस्ट के लिए रोगी को 24 आवर के लिए हॉस्पिटल में ही बैठना या लेटना, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन ही रहना पड़ता है। रोगी को ढक्कनदार एक कंटेनर दिया जाता है ताकि जब भी थूकना हो तो वह उसी में थूके। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का थूकना रंगहीन होता है, पारदर्शी और झागदार होता है। यह थूक ओडरलेस तथा जल से अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला होता है। रोगियों में थूक की मात्रा जल से अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जल में अगर थूकते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। रोगियों में थूक की मात्रा रोग के प्रकार एवं रोग की सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। अब ये तो स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बताया गया, लेकिन अगर वह रोगी है तो ऐसे कंडीशन में रोग के प्रकार एवं रोगी की सेंसिटिविटी पर यह निर्भर करता है रोगी के थूक। 24 घंटे का एकत्र किया गया थूक स्पुटम निम्न स्तरों में जांचा जाता है। कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसका जो एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, वह इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला है वॉल्यूम, अत्यधिक जैसे कि ब्रोंकिएटिस, अगर ब्रोंकिएटिस की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा थूकेगा। पल्मोनरी पल्स सामान्य से थोड़ा अधिक,
स्कैंटी जैसे ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाइटिस में कम थूकेगा। फिर इसके अगर गंध की बात की जाए तो अधिकतर गंधहीन होता है। ब्रोंकेटाइटिस एवं पल्मोनरी पस की स्थिति में थूक दुर्गंध युक्त होता है। तो और सारी प्रॉब्लम में तो ओडरलेस होता है, लेकिन जब ब्रोंकेटाइटिस होता है या पल्मोनरी पस होता है तो वह ओडरलेस नहीं, ओडर युक्त होता है, गंध युक्त होता है। फिर इसका रंग, अगर रंग की बात करें तो यह सामान्यतः रंगहीन होता है। भूरा काला, भूरा और काला किस केस में होता है? स्पेटम मिक्स विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन, जब थूक में एटमॉस्फेरिक कार्बन की मात्रा अधिक मिली हुई मिलती है, ऐसे कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तब वह थूक का रंग काला या ग्रे होता है। पीला और हरा किस कंडीशन में होगा? यह होगा ब्रोंकेटाइटिस वाले कंडीशन में होगा, ब्रोंकेटाइटिस बीमारी के कंडीशन में, या ब्रोंको न्यूमोनिया या फेफड़े में, लंग्स में अगर पस हो जाता हो तो ऐसे कंडीशन में पीला या हरा होगा। फिर क्रीम या पीला, क्रीमी या पीला होगा ब्रोंकाइटिस के केस में थूक का कलर क्रीम या पीला होगा। जंग जैसा रस्टी कलर अगर होगा वो होगा न्यूमोनिया के केस में। रक्त जनित हेमोरेजिक टीबी, रक्त जनित समझते हैं कि नाम से ही लग रहा है कि जहां से रक्त का स्राव होगा, रक्त का स्राव स्पूटम में मिलता है, तो ऐसा कंडीशन कब आता है? टीबी के केस में। माइट्रल स्टेनोसिस, टीबी के केस हो या माइट्रल स्टेनोसिस हो, मिट्रल स्टेनोसिस हो, ऐसे कंडीशन में रक्त रंजित स्पूटम मिलेगा। फिर पनीला, पनीला वाटरी होता है किस कंडीशन में? पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा मतलब पल्मोनरी लंग्स में अगर जल की मात्रा अधिक ज्यादा हो जाती है, जैसा कि अभी बहुत सारे कंडीशन में मैं चर्चा की थी, ऐसे कंडीशन में थूक का जो टेक्सचर होगा वह होगा वाटरी होगा, पनीला होगा। फिर टाइप्स में हम देखते हैं, इसमें है पहले म्यूकोइड, जेली की भांति टफ और स्टिकी, कम मात्रा में, और कभी कभी वातावरण से कार्बन युक्त कण भी इसमें पाए जाते हैं। यह क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का द्योतक है। अगर किसी मरीज में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो तो ऐसे कंडीशन में उसके थूक का टेस्ट करने के बाद उस थूक का जो ये होगा प्रकार होगा, उसमें जेली स्टिकी होगा और वातावरण से कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ होगा, जिसमें कोई सेकेंडरी संक्रमण नहीं हुआ है, या प्राइमरी संक्रमण के बाद ही ऐसा ये सारी चीजें उसमें मिलेगी। फिर है पस या पुरुलेंट, यह स्पूटम थिक होता है। इस तरह का पस या पुरुलेंट कंडीशन में स्पूटम थिक होता है, अधिकतर पीला या हल्का रंग लिए हुए होता है। यह स्टिकी स्वभाव का नहीं होता है, जैसे कि मिलता किस कंडीशन में? पस या पुरुलेंट स्पूटम ब्रोंकेटाइटिस के कंडीशन में, ब्रोंकोन्यूमोनिया के कंडीशन में, पल्मोनरी पस वाले कंडीशन में अगर बीमारी है, ऐसे कंडीशन में इम्पाइमा नामक बीमारी के कंडीशन में पस या पुरुलेंट कंडीशन में स्पूटम मिलेगा। म्यूकोपुरुलेंट, क्रीमी पीले रंग का स्पूटम देखने में जेलेटिनस, क्रीमी पीले रंग का स्पूटम देखने में जेलेटिनस लगता है। यह श्वसन तंत्र में सक्रिय संक्रमण का द्योतक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में स्पूटम क्रीमी पीले रंग का होगा और यह देखने में जिलेटिनस भी होगा। यह दिखाता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस दिखाता है कि संक्रमण सक्रिय संक्रमण का मतलब अभी संक्रमण चल ही रहा है, सक्रिय है, एक्टिव है। फिर अगला कंडीशन है रक्त रंजित हेमोरेटिक, केवल रक्त या स्पूटम मिक्स विथ ब्लड, ब्राइट रेड कलर विथ फोर्थ, फेन युक्त। यही स्वभाव से इसे रक्त वमन हिमेटेमिस से अलग से पहचान करवाता है। जब स्पूटम रक्त से मिक्स होगा, ब्लड से मिक्स होगा, तो यह कंडीशन इसकी एक अलग ही पहचान कराता है, हिमेटेमिस वाले कंडीशन को बताता है। इस दशा को हीमोपैटिस कहते हैं। जब रक्त रंजित स्पूटम आएगा तो इस कंडीशन को यह कंडीशन हिमोपैटिस कहलाता है। और यह दशा निम्न रोगों की शंका में उत्पन्न होता है। इसमें आता है पहले ध्यान जाता है फेफड़े से संबंध, ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में, या ब्रैंकिटिस के कंडीशन में, या ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में यह जो होता है हिमोपैटिस का कंडीशन की आशंका जताई जाती है। फिर फेफड़े से संबंधित हो गया। हृदय के कंडीशन में, हृदय के से संबंधित होने पर जो हिमोपैटिस होता है उस कंडीशन में होता है माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस का कंडीशन में, या एरोटिक एन्यूरिज्म के कंडीशन में।
हेमोपेटिस कंडीशन जब हृदय से रिलेटेड हो तो यह दो तरह से दिखाई सामने आता है। पहला कंडीशन है माइट्रल स्टेनोसिस के कंडीशन में और दूसरा एरोटिक एन्यूरिज्म के कंडीशन में। हेमोपेटिस से मिला रक्त सर्वदा दो क्लासिक गुण दिखाता है। अब जो हेमोपेटिस जो हमने देखा जिसका रिलेशन लंग्स और हार्ट से होता है, इसमें जब रक्त मिलता है तो यह इसका भी संबंध दो तरह से, दो क्लासिक उसमें मिलने वाले रक्त का जो गुण होता है वो दो क्लासिक गुणों को दिखाता है। पहला है कफ प्रिसिड्स हेमोपेटिस, कफ प्रिसिड्स हेमोपेटिस, कफ से होने वाले हेमोपेटिस। और दूसरा है द ब्लड इज एल्कलाइन इन नेचर, जब ब्लड एल्कलाइन नेचर का हो जाता है ऐसे कंडीशन में, जबकि रक्त वमन के बाद रक्त एसिडिक होगा, रक्त की जब उल्टी होगी तो रक्त एसिडिक होगा, लेकिन चूंकि अमाशय से आया हुआ था, उल्टी का मतलब अमाशय से होते हुए आया है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ एसिडिक होना चाहिए लेकिन जब एल्कलाइन होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हेमेपेटिस से मिला जो रक्त होता है उसका यह गुण होता है कि वह एसिडिक दिखेगा। फिर तीसरा है जलीय, जब स्पेटम अधिकतर झागदार होता, फोर्ती होता है होगा और कभी इसमें रक्त की धारियां दिखाई पड़ सकती है, चूंकि खांसने से श्वसन नली की दीवारों की कोशिकाएं फट सकती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, झागदार हो जाता है। और वो दशाएं कौन सी हैं, पहले एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में ये वाटरी होगा। दूसरा है रप्चर्ड हाइड्रेट सिस्ट ऑफ लंग्स, अगर लंग्स में हाइड्रेट सिस्ट है जो कि रप्चर्ड हो जाता है, ऐसे कंडीशन में भी वह स्पूटम का कलर क्या होगा, जलीय होगा, वाटरी होगा। फिर एंकोरी सॉस अर्थात सेमी सॉलिड फंसता हुआ बलगम, जब सेमी सॉलिड फंसता हुआ बलगम होता है विदाउट म्यूकस, इसका रंग चॉकलेट या चॉकलेट हरा ग्रीनिश चॉकलेट कलर का होगा तथा यह दशा अमेबिक लीवर एक्सेस को दिखाता है और डायफ्राम फटने पर डायफ्राम के माध्यम से फेफड़े द्वारा उत्सर्ग हो जाता है। ऐसे रोगी में पेरिटोनाइटिस होने की संभावना होती है। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम इसमें प्रभावित होता है। तो हम जानते हैं कि हर एक कवरिंग जो भी कवरिंग है वो पेरिटोनियम कहलाती है। ऐसे में जो लंग डायफ्राम की जो कवरिंग है वह इफेक्टेड होती है, यह पेरिटोनाइटिस कहलाएगी। फिर है दुर्गंधित स्पुटम, रोगी का कमरा, कपड़े और बिस्तर सभी दुर्गंधित होंगे। स्पुटम अधिकतर ग्रीनिश ब्लैक होता है, जब बहुत दिनों तक सर्दी खांसी को नहीं ध्यान दिया जाता है और वो बढ़ता रहता है, उसका लेवल, उसका स्टेजेस बढ़ता रहता है, तो ऐसे कंडीशन में रोगी का जो वो स्पुटम होता है वो दुर्गंधित होगा, कपड़े, उसका रूम सब दुर्गंधित होगा। या दूसरा कंडीशन है ब्रोंकोटाइटिस के कंडीशन में। फिर है फेफड़े में, इसमें है डायबिटीज के कंडीशन में होता है यह ब्रोंकोटाइटिस होता है। पेशेंट सभी अंग नहीं, फेफड़े में गैंग्रीन, तीसरा नंबर है फेफड़े का गैंग्रीन। यह एक गंभीर ये है कंडीशन है जिसमें कि फेफड़े की जो टिश्यू होती है वही गलने लग जाती है, और इसके इलाज के लिए हायर एंटीबायोटिक या सर्जरी को रेकमेंड किया जाता है। अगर फेफड़े में गैंग्रीन हो जाए तो एक बहुत ही गंभीर कंडीशन है जिसके संक्रमण से फेफड़े का जो टिश्यू होता है वही गलने लग जाता है, और इसके इलाज के लिए या तो हायर एंटीबायोटिक दी जाती है या फिर इसमें सर्जरी को ये रिकमेंड किया जाता है। फिर है अस्थमा बलगम, सामान्य रोगी को दिन भर बलगम की शिकायत नहीं रहती है। इस कंडीशन में अस्थमा बलगम के केस में सामान्य रोगी होगा, उसको दिन भर बलगम की शिकायत नहीं होगी, किंतु अस्थमा का, ये सामान्य कफ के पेशेंट के बारे में बता रहा है, अस्थमा बलगम के बारे में नहीं। अगर सामान्य कफ है तो रोगी को दिन भर बलगम की शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर अस्थमा का अटैक आने पर उस रोगी को बलगम निकलते रहने से भी राहत नहीं होगा। अस्थमा का जब उसी रोगी में अटैक आएगा तो कितना भी चाहे बलगम निकले लेकिन उसको राहत नहीं मिलेगा। इसमें स्पुटम का प्रकार भी निम्न भांति से होता है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ स्मॉल प्लेटलेट्स लाइक बॉइल्ड सैगो, मतलब इसमें जो बता रहा है कि स्मॉल पेलेट्स, उसका जो स्पुटम का जो आकार होता है वह लाइक बॉइल्ड साबूदाना के आकार का होता है, जिसके केंद्र में अति रेफ्रेक्टाइल म्यूसिनॉइड कॉइल विथ थ्रेड ऑफ म्यूसिन रैपिंग अराउंड रहता है। एक प्रकार का यह प्रोटीन है जो कि सलाइवा एंड प्रोटीन जो कि सलाइवा और म्यूकस में पाया जाता है, एक तरह का यह प्रोटीन है।
तो यह बता रहा है एक्सपेक्टोरियल और स्मॉल पैलेट्स साबूदाना के आकार का होता है, जिसके केंद्र में अति रेफ्रेक्टाइल म्यूसाइड क्वाइल विथ थ्रेड ऑफ म्यूसिन रैपिंग अराउंड होता है। फिर माइक्रोस्कोप में स्पुटम ल्यूकोसाइट्स विशेषकर स्नोफिल्स के केस में म्यूकस के साथ मिलते हैं, और क्रिस्टल चारकोलिएंड क्रिस्टल केमिकली दीज आर स्पर्मिन फॉस्फोट मौजूद होते हैं। ये जो क्रिस्टल है चारकोलिएंड क्रिस्टल ये स्पुटम में मिले हुए पाए जाते हैं। फिर अगर माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करते हैं तो उसमें आता है स्पुटम का स्लाइड पर सेमनर करके स्मेनर बनाकर उसका स्टेन बना दिया जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप में इसका एग्जामिन के लिए ले जाते हैं तो उसके स्लाइड पर तरह तरह के स्लाइड में उसके स्टेन को लेते हैं, और इस प्रकार बैक्टीरिया का आकार, और उन स्लाइड में जब माइक्रोस्कोप से उसका परीक्षण होता है तो उसमें बैक्टीरिया का आकार, टाइप और उसकी किस क्लास में का वो बैक्टीरिया है यह समझ में आ जाता है। कुछ बैक्टीरिया अपने आकार से पहचान लिए जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया। फिर जैसे कि स्मॉल रॉड लाइक होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया। डिप्थीरिया के बैक्टीरिया स्लाइटली कर्व रॉड लाइक सोलोन एट वन एंड होते हैं, एक एंड में स्लाइटली कर्व होते हैं और सोलोन होते हैं। फिर ट्रंक स्टिकी लाइक होते हैं और उसके ड्रम स्टिकी लाइक होते हैं। या प्यूटरिसिस बेसिलिस आर शॉर्ट थिक एंड ओवल रॉड। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है कि जब वो स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया नजर आता है उसके शेप एंड साइज को बताया गया है। कुछ बैक्टीरिया विशेष स्ट्रेन में ही उसकी पहचान हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की। एसिड फास्ट स्ट्रेन के कारण AFB स्ट्रेन बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया उसमें एसिड फास्ट स्ट्रेन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है AFB स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम जानते हैं, हमने देखा कि किस तरह से माइक्रोस्कोपिक इसका परीक्षण इन्वेस्टिगेशन स्पुटम का या लंग से रिलेटेड बीमारी के बारे में हमने मतलब किस तरह से उसका परीक्षण करके उसका निदान कर सकते हैं। और इससे पहले सर इसके बारे में और तो भी कुछ नहीं करना है ना, आप इसमें कुछ बताएंगे सर? नहीं, कार्डियोवास्कुलर हो पाएगा मैडम? जैसा सर आपका है। 10 मिनट और है, 10 मिनट में बता दो, अगर जितना बता सकते। थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी, बातें पढ़ लेंगे। ठीक है सर। तो इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर रोग। ये तो सभी हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, नाम से ही समझ में आता है। कार्डियोवास्कुलर हमारे हृदय से परिसंचरण तंत्र है, इससे हृदय से रिलेटेड है। तो इसको हम एक बार बुक में देखते हैं। हृदय और रक्त नलिकाओं में अनियमित परिवर्तन केवल उनके रोगों के कारण ही नहीं होता है, बल्कि किसी भी अंग का कुछ ना कुछ कार्डियोवास्कुलर बदलाव आएगा, जरूर दिखता है, तभी इसके परीक्षण के लिए कोई भी डॉक्टर रिकमेंड करता है। हृदय की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊपर मस्तिष्क, पीछे फेफड़े और लीवर, किडनी, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट किस तरह से सिचुएटेड है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड जो बीमारी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट एबनॉर्मलिटी, अनुवांशिकी हृदय रोग। इसमें होता है एरोटिक स्टेनोसिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरोटा, डेक्साट्रोकार्डिया, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, कार्डियोमेगाली या एस्पेटा डिफेक्ट्स, सेप्टल माने जो दोनों दीवार होती है उसका डिफेक्ट है। हाँ, दोनों के बीच की जो दीवार है उसके भी उसमें जो डिफेक्ट पाया जाता है वह सेप्टा डिफेक्ट है, सेप्टा लेडर डिफेक्ट है। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, ये सारी बीमारियों के नाम हैं जिसको मतलब समय रहते हम समझ जाए तो वह इन्वेस्टिगेशन में हमें इसके बारे में समझ में आ जाता है। फिर है एरोटा कम्युनिकेटिंग बोथ द वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यह है फ्लैटस ट्रेलॉजी। उपरोक्त समस्त रोगों में बढ़ता बच्चा अपनी उम्र की क्रियाओं में सुस्त हो जाएगा। जितनी भी बीमारियां हैं तो सभी किसी भी पेशेंट में अगर होगा तो वह सुस्त हो जाएगा। फिर डिजीज ऑफ पेरिकार्डियम, अगर हम डिजीज ऑफ पेरिकार्डियम भी तो हमने देखा था हार्ट्स की एबनॉर्मलिटीज को देखा है, और अगर यही डिजीज पेरिकार्डियम जो हार्ट की कवरिंग होती है उसमें अगर कोई बीमारी आती है तो उसको हम देखते हैं कि ड्राई पेरिकार्डियाटिस
फ्लूइड का कम हो जाना, ये बता रहा है कि पेरिकार्डियम जो झिल्ली है उसके बीच में फ्लूइड होता है, किसी भी जिस भी अंग में कवरिंग होती है उसके बीच में फ्लूइड होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे में जब फ्लूइड ड्राई हो जाता है तो रोगी के सेंट्रम के नीचे बाईं ओर खरोस्ता या फाड़ने सी वेदना होती है, दर्द होता है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था, लंग्स वाले टॉपिक में भी देखा था। फिर पेरिकार्डियन इन्फ्यूजन, दोनों पर्त के बीच सामान्य से ज्यादा अगर तरल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल रक्त से पूर्णता से भर नहीं पाता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड की मात्रा ही ज्यादा हो जाएगी। अतः रक्त फेफड़े और बड़ी शिराओं में भरने लगता है, जिससे कि शॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर है कॉन्ट्रैक्टिव पेरिकार्डिटिस, आवरण का लचीलापन अगर गायब हो जाता है, अर्थात फाइब्रोसिस, रोगी की डिप्नोसिया या हाइपोटेंशन, स्वेलिंग ऑन एब्डोमेन एंड एंकल, वेनस कंजेशन विद द एनलार्जमेंट ऑफ लीवर या एसाइटिस जलोदर के केस में। फिर तीसरा कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी डिजीज हर्ट, अगर डिजीज में इन्फ्लेमेशन के कारण अगर प्रॉब्लम है तो इंडोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस, अर्थात हृदय के एंडोकार्डियम मायोकार्डियम या दोनों किसी विशेष जीवाणु द्वारा संक्रमित होने की वजह से हृदय के सामान्य कार्य में बाधा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एंडोकार्डिटिस और मायोकार्डिटाइटिस का कंडीशन बनेगा। जैसे रूमेटिक फीवर, अगर रूमेटिक फीवर के कंडीशन में ये होता है, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, इन सभी रोगों में रोगी एनीमिक हो जाता है, एनोक्सिया उसमें होता है, साइनोसिस एवं शॉक की स्टेज से वह रोगी गुजरता है। इन रोगों का निदान भी हम उसके ब्लड टेस्ट के कारण या ब्लड कल्चर के थ्रू ही कर सकते हैं। फिर डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट, अगर हार्ट का डिजेनरेटिव डिजीज हो, हृदय में यह दशा अधिकतर रक्त द्वारा उचित भोजन आपूर्ति न कर पाने के कारण होता है, जैसे पेरिनिसियस एनीमिया। रोगी में सिस्टोलिक दाब सामान्य से कम हो जाने के कारण एडिमा इन हाइपोट्रोफी और कार्डियक मायोपैथीज जैसे कंडीशन, एडिमा इन लेग्स एंड इनगर्जस जुगुलर वेन्स इलाज ठीक न, इन सब में इलाज ठीक न मिलने पर कार्डियक एरिथेमिया या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या कार्डियो मायोपैथीज जैसा कंडीशन मिलता है। फिर है वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट, वाल्वुलर इन्फ्लामेटरी डिजीज देखा हमने, डिजेनरेटिव डिजीज देखा। फिफ्थ कंडीशन में वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट, स्टेनोसिस, अर्थात कपाट समुचित बंद नहीं हो पाता है। हम जानते हैं हार्ट का जो वाल्व होता है, कपाट होता है, अगर सही ढंग से नहीं काम करे तो ऐसे कंडीशन में जो बीमारी होती है वह है लो डायस्टोलिक एक्टिविटीज होता है। इनकम्पोटेंस, अर्थात कपाट सही समुचित खुलता है किंतु पूर्ण तरह से बंद नहीं हो पाता है। उपरोक्त दो भांति में कपाटीय कोष्ठ है। हृदय की एरोटा में उचित दाब, जब वो सही ढंग से खुलेगा बंद नहीं होगा तो उचित दाब नहीं पैदा होगा, जिससे कि शरीर के सभी ऊतक में रक्त आपूर्ति कमजोर सही ढंग से नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे कंडीशन में जो बीमारी होगा डायप्सोनिया, हाइपरट्रॉफी, लंग्स कंजेशन, कार्डियक एरिथीमिया या फिल्ट्रेशन, साइनोसिस या शॉक वाला कंडीशन होगा। फिर है उसके बाद इन सभी बीमारी को डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वह स्टेथोस्कोप की सहायता से या फिर ईसीजी की सहायता से 100% इसको समझ में आ जाता है और क्योर किया जा सकता है। फिर कार्डियक फेल्योर, अगली बीमारी है कार्डियक फेल्योर। बड़ी सिराओं से प्राप्त रक्त हृदय पंप करने में अक्षम अगर हो जाता है, उस दशा को कार्डियक फेल्योर कहते हैं। यह स्थिति महीनों वर्षों से चले आ रहे किन्हीं कोषों की वजह से, किन्हीं दोषों की वजह से, यह तुरंत की नहीं है, एक्यूट नहीं है, बहुत समय पहले से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है जो कि बाद में मैनिफेस्ट होती है, जो इरिवर्सिबल होती है और जो कि फिर ठीक भी नहीं हो पाती है। फिर उसका सर्जरी करके ही उसका सब कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में वह काम कर सकता है। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, हाइड्रोटॉक्सिस, एम्फेजिमा, कपाटिया, वाल्वुलर डिजीज, रूमेटिज्म या फिर स्वयं हृदय पेशियों या अन्य किसी कारण से कमजोर पड़ जाना, हृदय के वाल्व जो कमजोर पड़ जाते हैं। रोगी की सांस आराम करते हुए फूलती है। फिर अगला कंडीशन है कार्डियक एरिथीमिया। हृदय संकुचन सिस्टोल और डायस्टोल की क्रियाओं का एक निश्चित लय है, ये तो हमने बार बार बीएसवी में पढ़ा है, लेकिन जब सामान्य लय इसके साइनोएट्रियम नोड, ऐसे नोड की वजह से ही जो इम्पल्स जनरेट होता है उसकी वजह से ही ये सही ढंग से काम कर पाता है। लेकिन जब ऐसे नोड एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित पोटेंसी में इम्पल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट सही ढंग से काम कर पाता है, लेकिन जब यही इम्पल्स निश्चित मार्ग से गुजरते हुए संपूर्ण हृदय को एक यूनिट की भांति संकुचन हेतु प्रेरित कर देती है,
कहने का मतलब अगर साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड सही ढंग से काम करती है तो वो साइनो एट्रियल नोड रिदम कहलाती है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तब उस ऐसे कंडीशन में साइनल एरिथेमिया, नोडल एरिथेमिया, हार्ट ब्लॉक, एरिट्रल फाइब्रेशन और एरिट्रल फ्लटर, ये सारी कंडीशन बनती है जिसके लिए कि हमें इसका परीक्षण करने की जरूरत होती है। फिर हाइपरटेंशन, तो हम सभी जानते हैं एक रोगी हृदय और बड़ी धमनी आर्टियोल से संबंधित, यह रोग हृदय और बड़ी आर्टियोल से संबंधित है, और इसमें जो हमें ब्रीफ किया गया वह हृदय के कार्य को बताया गया, जिसको कि हमने बीएसवी में पढ़ रखा है। लेकिन इससे रिलेटेड रोग के बारे में हम देखते हैं। रोगी में उच्च रक्तचाप की दशा डायलोस्टिक प्रेशर बढ़ने के कारण होती है, और यह प्रेशर निम्न 2 कारणों से होती है। एरोटा या बड़ी धमनी में लचीलापन अगर कम हो जाए, ऐसे कंडीशन में बीमारी होगा, या आर्टियोल स्तर पर वास्को कंस्ट्रक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक इम्पल्स, कैटेकोलेमाइन एंड और एगिनोटेंसन हार्मोन। उपरोक्त दशाओं का निदान ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ईकेजी एवं रक्त में हार्मोन स्तर से हो जाता है। इस सारे कंडीशन में अगर ईकेजी करते हैं या रक्त में हार्मोन के लेवल को देखकर समझा जा सकता है। उपरोक्त दशाओं में अलग अलग जब रक्तदाब सामान्य से अधिक किसी दूसरे अंग, लीवर, किडनी, फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय, अस्थि, जननांगों की वजह से बढ़ता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। पहला तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हाइपरटेंशन, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, लेकिन जब ये दूसरे अंगों से रिलेट हो जाता है तो वह सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कंडीशन में आता है। फिर अगला है हमारे पास इसेमिक हार्ट डिजीज। इस वर्ग में हृदय के वे रोग हैं जो हृदय को कम रक्त सप्लाई के कारण होते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कोर पल्मोनेल, हृदय में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने के कारण हृदय पेशियां सबसे पहले तो बताता है कि वो रोती है, मतलब अंडर प्रेशर आती है, जैसे एंजाइना, और अत्यधिक कम रक्त आपूर्ति होने पर मर जाती हैं, इन्फेक्शन का कंडीशन आता है। कोर पल्मोने में प्रथमतया फेफड़े को हृदय से रक्त नहीं मिल पाता है, तब फॉलो अप में हृदय स्वयं बीमार होने लगता है। हृदय के इन रोगों का निदान रोगी की शिकायत बाईं चेस्ट या आर्म की वेदना, पसीना आना एवं डिप्निया से हो जाता है, और ईकेजी रोग की गहराई और हृदय के रुग्ण भाग के बारे में कंफर्म कर देता है। फिर है डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर अगला है डिजीज ऑफ हार्ट डिजीज के बाद डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। एथेरोस्क्लेरोसिस, सर आपने सही बताया था, रक्त वेसल से जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था ना, ब्लड वेसल से रिलेटेड है एथेरोस्क्लेरोसिस। पॉलीआर्थराइटिस या फेबिटाइटिस, बर्नर्स डिजीज तथा राइनड्यूनेट्स डिजीज रक्त वाहिनियों में कॉमन रोग है। राइनर्ड्स डिजीज रक्त वाहिनियों में कॉमन रोग है। यूं तो सभी रोग अपने विशिष्ट लक्षण के आधार पर जल्दी ही पहचान लिए जाते हैं, किंतु फिर भी अगर नहीं पहचान में आते हैं तो इनके लिए एंजियोग्राफी या ईकेजी को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों चैप्टर को देखा, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी परीक्षण के नजरिए से इस चैप्टर को हमने देखा। ये आप लोग बार बार पढ़िएगा इसको और आपको समझ में आएगा कि देखिए कितना वो है। हम लोग बहुत सी चीजें जान सकते हैं इस किताब के माध्यम से। किताब बहुत अच्छी है और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किताब को पूरा हम लोग अध्ययन करें। तो हम लोगों को पूरा पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी बढ़ानी है, खेम के असर से प्रेरणा लेनी है और एनर्जी का ट्रांसफर करना है जन समुदाय के इलाज के लिए और उसके कल्याण के लिए। अपना भी कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें, लेकिन जन समुदाय का कल्याण ये मूल भावना है। इसी के लिए उन्होंने कहा था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं सवेरे 10 बजे। प्रणाम सर। थैंक यू सुधा, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जय हिंद साहब।